वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हम लास्ट क्लास में एक्चुअली अगर हम देखें तो हम सेक्शन 47 कर रहे थे, बट सेक्शन 47 का कुछ पार्ट जो है अभी थोड़ा रहता है, थोड़े से क्लॉज हैं उसमें। बट सेक्शन 47 पे जंप करने से पहले मैं सोच रही हूँ कुछ और बताने को, और उसके बाद हम सेक्शन 47 पे बाकी रिमेनिंग जो भी हमारे क्लॉजेस हैं वो सेक्शन 47 की वो हम मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में या फिर देखती हूँ, अगर इस क्लास में टाइम मिलता है तो इस क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, विच इज़ स्लम सेल। देखो होता क्या है, स्लम सेल का मतलब होता है, सपोज करो कोई इंडस्ट्री है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है। अच्छा, मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री। अब इसके बहुत से डिवीज़न हैं, आपको पता है। इसका पेट्रोकेमिकल है, इसके पास जियो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लो इसके पास एक अप्रैल भी है, ठीक है। नाउ व्हाट रिलायंस इज़ डूइंग, रिलायंस चाहती है कि इस अप्रैल वाले डिवीज़न को ट्रांसफ़र कर दिया जाए एज ए स्लम सेल। अब जब इस अप्रैल वाले डिवीज़न को ट्रांसफ़र करेगी तो उसके बाद कैपिटल गेन, मतलब इशू ये निकला कि जब ये ट्रांसफ़र करेगी तो रिलायंस इंडस्ट्री के हैंड में कैपिटल गेन अराइज होगा। तो जो ये कैपिटल गेन अराइज होगा, इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी और कैसे निकलेगा, इसी चीज़ को जो है हमारा पूरा ये स्लम सेल का टॉपिक डिस्कस करता है। पहले स्लम सेल में एक चीज़ हुआ करता था कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र शैल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लम सेल का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र किया है। क्या ट्रांसफ़र किया है? एक या एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग को, या तो आपने जियो अप्रैल दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया, और ईदर वन ऑफ देम, एक या एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग का अगर आपने ट्रांसफ़र किया है बाय एनी मीन्स। पहले ये एनी मीन्स नहीं लिखा था, एनी मीन्स वाला ये जो वर्डिंग है एनी मीन्स, ये अब ऐड हुई है। तो अगर आप सपोज़ करो कि अप्रैल को ट्रांसफ़र करते हैं और बदले में जो है आपको कंसिड्रेशन, एज ए कंसिड्रेशन कोई एक नई यूनिट मिलती है, सपोज़ करो कोई एक नई यूनिट मिलती है, या फिर आपको कैश मिलता है, या फिर कुछ भी मिलता है, तो एनी मीन्स यहाँ पे अब कवर हो गया। किसी भी हालत में, चाहे आपको कुछ भी, रिलायंस को कुछ भी क्यों ना मिल रहा हो, चाहे कैश मिल रहा हो या यूनिट मिल रहे हो या कोई इक्विटी शेयर मिल रहे हो, इन ऑल दोज केसेस कैपिटल गेन विल अराइज टू रिलायंस इंडस्ट्री। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और ट्रांसफ़र का मतलब वही है जो हमने ट्रांसफ़र अपने कैपिटल गेन की पहली क्लास में पढ़ा था। द सेम डेफिनेशन विल अप्लाई हेयर एज वेल। तो इसके मेन डिस्कशन पे आते हैं। अब यहाँ पे स्लम सेल में एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। पहली स्लम सेल में ये चीज़ नहीं थी, ये प्रोविज़न जो था नया ऐड हुआ है विद फाइनेंस एक्ट 2021 से ऐड हुआ है। पहले ये था कि जो कैपिटल गेन निकाला जाता था उसमें हम इंडिविजुअल एसेट को भी वैल्यू असाइन करते थे। जैसे मान लो मैंने बोला कि आप अप्रैल ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओके। अब अप्रैल में हो सकता है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो वो हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके बहुत से एसेट हो सकते हैं, एंड सेम वेज लायबिलिटी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे इसको माइनस करके जो भी, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब निकालना होता है स्लम सेल में, तो हम एसेट माइनस लायबिलिटी कर देंगे, यही जो है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। बिकॉज एसेट माइनस लायबिलिटी बिकम्स योर नेटवर्थ, और यहाँ पे बोला जाता है कि नेटवर्थ जो है वही मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। एक सिंपल सी बात आप ये समझो कि पहले लॉ ये था कि जो नेटवर्थ है, जैसे रिलायंस के हैंड में कैपिटल गेन अराइज होगा। फॉर कैपिटल गेन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन आपको दो चीज़ें चाहिए, एफवीसी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एफवीसी तो मान लो कि आपको कुछ इक्विटी शेयर मिले हैं या कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री मिले हैं, तो आपकी कोई वैल्यू आ रही है 20 लाख रुपीज़। अब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, सिंस आपने एक पूरे यूनिट को ट्रांसफ़र किया है, तो पहले एसेट माइनस लायबिलिटी ऐसे करके नेटवर्थ निकलता था। जो भी हमारा नेटवर्थ आता था, सपोज़ करो अगर ये नेटवर्थ 10 लाख आ गया इस यूनिट का, अप्रैल का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस अप्रैल यूनिट विल बी 10 लाख, एंड देन योर कैपिटल गेन विल बी 10 लाख रुपीज़, और इस पे जो है आपका टैक्स लग जाता था।
ये एक आपको प्लेन बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब क्या बोला गया है कि ये जो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आप निकालेंगे तो आपको इंडिविजुअल एसेट को वैल्यू नहीं असाइन करनी है। आप होंगे और एक और पार्टी होगी जिसके बीच एग्रीमेंट हो रहा होगा। आपको इंडिविजुअल एसेट को वैल्यू नहीं असाइन करनी है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि ये जो पूरी यूनिट है जिसमें भी जितने भी इसमें एसेट एंड लायबिलिटी है, ये पूरी यूनिट पे जो है इस पूरी यूनिट का आपको एक वैल्यू देना है। सो स्लम सेल में एक ख़ास बात ये होती है कि जैसे ये जो लैंड एंड बिल्डिंग या फिर प्लांट एंड मशीनरी, जो भी आपको ये इंडिविजुअल एसेट दिख रहे हैं, इस इंडिविजुअल एसेट को आपको कोई वैल्यू नहीं असाइन करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है 2 लाख रुपीज़ हो, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50K एंड इन्वेस्टमेंट जो भी मान लो 5 लाख रुपीज़ का हो। आपको इंडिविजुअल एसेट को वैल्यू नहीं असाइन करनी है। जब आप अपना एग्रीमेंट बनाएंगे, उस एग्रीमेंट में आपको सिर्फ इस पूरे एक यूनिट को आप इस पूरे अप्रैल वाली अपनी यूनिट को एक सिंगल वैल्यू देंगे। देखो, मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ कि जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर जो भी यूनिट है, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हम अप्रैल को अपने अप्रैल वाले डिवीज़न को जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इस अप्रैल डिवीज़न में हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो और इन्वेस्टमेंट हो। सपोज़ मान लिया हो सकता है इसकी वैल्यू 1L, मशीन 2L, फर्नीचर आपका 3 लाख रुपीज़ का हो और इन्वेस्टमेंट आपका 5 लाख रुपीज़ का हो। अब जो स्लम सेल का एग्रीमेंट बनेगा, इसमें आपको इंडिविजुअल एसेट को कोई वैल्यू नहीं असाइन करनी है। आपका एक लमसम कंसिडरेशन जो होगा पूरे यूनिट के लिए, एक पूरे यूनिट के लिए आपको मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि 30 लाख रुपीज़, जो भी आपने निकाला कि 30 लाख रुपीज़ जो है, ये मैं पूरे यूनिट का जो है एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 30 लाख रुपीज़ वुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन। तो आप 30 लाख रुपीज़ असाइन करेंगे। कहीं पे भी एग्रीमेंट में अगर आपको इंडिविजुअल वैल्यू को अमाउंट इंडिविजुअल एसेट को वैल्यू अगर असाइन कर दिया है तो स्लम सेल का प्रोविज़न उस पर नहीं लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिस ईयर में ट्रांसफ़र जिस ईयर में हुआ उसी ईयर में जो है आपका कैपिटल गेन लगेगा। ये तो एक नॉर्मल प्रोविज़न होता है कैपिटल गेन का। जब मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया था उसी समय मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस ईयर में ट्रांसफ़र होता है कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी उसी ईयर में राइज होता है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे कि आप इन्वेंट्री को, अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आपने उसे इन्वेंट्री बना दिया, अपना एज ए स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, तो उस ऐसे ही आपके पास 3-4 एक्सेप्शन थे। बट दिस इज कवर्ड अंडर नॉर्मल प्रोविज़न, और जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुआ उसी ईयर में कैपिटल गेन लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये पार्ट बोलता है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। मान लो कि ये लैंड एंड बिल्डिंग एक ही कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, एक ही कोई बिल्डिंग है, जिसको अगर नॉर्मल प्रोविज़न देखे तो अगर मोर देन 36 मंथ हुआ है तभी हम इसको लॉन्ग टर्म मानेंगे। आपको ये याद होगा ना कि जब मोर देन 36 मंथ हो जाए तभी लॉन्ग टर्म एसेट हमारा बनेगा। बट हमने इस अप्रैल डिवीज़न के लिए ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो जस्ट 3 मंथ पहले खरीदा था। स्टिल जब आप मान लो कि जब आप कैपिटल गेन निकालते हो आपके पास FVC आता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है, आपके पास कैपिटल गेन आ जाता है, एंड देन आप उस पर टैक्स लगाते हो। ठीक है, अब ये जो टैक्स रेट डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है, आपको ये चेक करना पड़ता है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इंडिविजुअल एसेट के बेसिस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं डिसाइड करना है। हो सकता है आपके इस यूनिट में, आपके इस अप्रैल वाले डिवीज़न में कोई एसेट लॉन्ग टर्म हो, कोई एसेट शॉर्ट टर्म हो, कुछ भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द एसेट हो सकता है कि आपका शॉर्ट टर्म हो, बट जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डिसीजन होगा दैट वुड बी बेस्ड अपॉन कि आपने अप्रैल का डिवीज़न शुरू कब किया था। अगर आपने ये मोर देन 36 मंथ से पहले शुरू किया था तो ये जो है जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस दिन अगर टाइम पीरियड जो है 36 मंथ से ज़्यादा हो चुका है तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर लेस देन 36 मंथ है तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट एज वेल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे का पॉइंट हमारा यही बोलता है कि जो नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम निकालते हैं दैट वुड बी आवर नेट वर्थ।
तो नेटवर्थ निकालने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम देख लेते हैं कि नेटवर्थ हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आपके पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, देन यू हैव कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर्टेन अमाउंट हेयर, आपके पास आता है कैपिटल गेन। नाउ एज पर स्लम सेल जो FVC होता है, दिस FVC इसको निकालने का भी मेथड दिया गया है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी निकालने का मेथड दिया गया है, जो बोला गया है कि जो डिवीज़न ट्रांसफ़र हो रहा है उसका जो भी नेटवर्थ आएगा, व्हाट इज़ नेटवर्थ, नेटवर्थ इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, इसका जो भी नेटवर्थ आएगा दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्लम सेल, फिर आपका कैपिटल गेन आ जाता है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल, इसका सेम थिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर नेटवर्थ निकालने की बात करते हैं, बट उसके पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। सपोज़ करो आपने 22-23 ईयर 22-23 में एक आपका स्लम सेल होता है, ठीक है। अब ईयर 22-23 का यहाँ पे जो ड्यू डेट है ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या हो सकता है, सपोज़ करो ये कंपनी है तो सितंबर हम मान लेते हैं, सिंपल 30 सितंबर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ये ड्यू डेट हो गया। लॉ हमें बोलता है कि ड्यू डेट से 1 मंथ प्रायर, दैट इज़ अप टू 31 अगस्त, 31 अगस्त तक आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट आपको इनकम टैक्स में सबमिट करना है, जिस रिपोर्ट में आपको ये स्टेट करना है कि ये जो आपने नेटवर्थ निकाला है, दिस रिपोर्ट शुड बी सर्टिफाइड बाय CA, और जहाँ पे ये लिखा होगा कि जो आपने नेटवर्थ निकाला है दैट वैल्यू इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो एक ये पॉइंट था जो कि मैंने बता दिया, आपको MCQ में आ सकता है ये चीज़। यस तो अब हम नेटवर्थ निकालने की बात करते हैं। नेटवर्थ निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि एसेट माइनस लायबिलिटी होती है। एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट में आपकी 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। सपोज़ करो ऐसे देखते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक बात को याद रखना कि चाहे कोई भी एसेट हो, अगर उसका रिवैल्यूएशन हुआ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मैं आपको बोल रही हूँ किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो उस रिवैल्यूएशन को इग्नोर कर देंगे। अब आते हैं कि एसेट आपका ये हो सकता है कि आपका डेप्रिसिएबल एसेट हो, तो डेप्रिसिएबल एसेट के लिए जो भी उसकी WDV आ रही होगी, वही WDV जो है वो उसके लिए अच्छा ओके, नेटवर्थ में जो भी अगर डेप्रिसिएबल एसेट है उसकी WDV की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। दूसरा पॉइंट है, मुझे एक पॉइंट यहाँ पे और याद आ रहा है जो कि मैं आपको सोच रही हूँ बता दूँ। एक पॉइंट हमारा रह गया था, दैट पॉइंट वाज यस, मैंने आपको बताया था कि जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालते हैं तो हम जो एग्रीमेंट होता है हमारा, उस एग्रीमेंट में जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में हम एक लमसम अमाउंट लिखते हैं, एक वैल्यू देते हैं, इंडिविजुअल एसेट को कोई वैल्यू नहीं देते। एक वैल्यू हमने 30 लाख 40 लाख दे दिया, बट जैसे मान लो कि जब भी सेल होता है, आप सेल करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको पे करनी पड़ती है, या फिर अगर ROC के अगर कुछ चार्जेस हैं तो ये चार्जेस निकालने के लिए एज़ पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अगर आपको किसी एसेट को वैल्यू असाइन करना पड़ रहा है देन दैट इज़ अलाउड, वो अलाउड है। ये एक पॉइंट मेरा रह गया था, मैंने आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक सिंपल लॉ बताया था कि जब आपका एग्रीमेंट होगा स्लम सेल का, उस टाइम पे आप इंडिविजुअल एसेट को कोई वैल्यू नहीं असाइन करेंगे, बट फॉर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट लाइक कैलकुलेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फॉर ROC रिक्वायरमेंट यू कैन असाइन द वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आते ही अपने नेट एसेट कैलकुलेशन की बात पे, तो नेट एसेट में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसकी जो WDV होगी वही हम नेटवर्थ निकालने के टाइम पे कंसिडर कर लेंगे। सपोज़ करो अगर कुछ गुडविल वगैरह है, अगर सेल्फ क्या बोलते हैं, अगर उसका कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है देन वी विल कंसिडर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है देन इन दैट केस उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास निल आ जाएगी। अगर थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है कि अगर कोई ऐसा एसेट है जिसमें आपको 35 AD में डिडक्शन मिल जाता है, 35 AD में आपको डिडक्शन 100% मिल जाता है, इन दैट केस सिंस आपको पहले ही इनकम टैक्स में 100% का बेनिफिट मिल गया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी जब हम कंसिडर कर रहे होंगे अपना नेटवर्थ, तो 35 AD वाली एसेट की वैल्यू को हम निल मान लेंगे। आगे मैं और देख लेती हूँ और क्या है। यस, आगे जो बोलते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं,
फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है कि अगर कोई अदर एसेट जो कि यहाँ पे डिस्कस करने से बच गया हो, तो अगर कोई अदर एसेट है तो उस अदर एसेट का हम क्या वैल्यू असाइन करेंगे, जो भी उसकी बुक वैल्यू आ रही होगी, ये देखो, बुक वैल्यू ऑफ सच एसेट वुड बी कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो, मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएबल एसेट में WDV, दिस इज़ नॉट एक्चुअली WDV, इसका कैलकुलेशन निकालने का, डेप्रिसिएबल एसेट को हम क्या वैल्यू असाइन करेंगे, इसका निकालने का एक मेथड है जो कि मैं आपसे अब डिस्कस करने वाली हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बट ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स डिस्कस इट। देखो, एक सिंपल सी बात लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट है, अरे चलो इससे लिख के देखती हूँ। सपोज अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसकी WDV विल बी कंसिडर्ड इन आवर नेटवर्थ कैलकुलेशन। ठीक है, अब इस WDV को निकालने के लिए बोला गया है कि जो सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 में दिया हुआ है ना, उसी मेथड से आप ये WDV निकालना, मैं आपको बता देती हूँ वो हम कैसे निकालते हैं। सपोज़ करो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि रिलायंस इंडस्ट्री है, और रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने आपको 2-3 वो लिया था, डिवीज़न है। चलो हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए 2 ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं पेट्रोकेमिकल, और एक हम ले लेते हैं अपैरल। एंड नाउ इन आवर एग्जाम्पल दिस अपैरल डिवीज़न इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम कैसे करेंगे। सपोज़ करो आपके पास जो एसेट है वो, उसकी एसेट की नंबरिंग होती है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनता है जिसमें एसेट की नंबरिंग होती है। अगर आप आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस में जो एसेट मिला होगा उसमें पीछे एक स्टिकर चिपकाया होगा जिसमें आपको वो उस एसेट का नंबर लिखा होगा। तो इवन इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और ए बिग ऑर्गेनाइजेशन एसेट की नंबरिंग होती है जिससे ये पता चल सके कि हमारे पास एसेट कितने हैं। ओके, एंड FAR भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, तो उसमें भी आपको देखना तो पड़ता ही है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ़ एसेट है। अब मान लो एसेट है, हमने मान लिया कि 1 to 500 एसेट है, 500 एसेट है, जिसमें कि 1 to 250 जो है ये पेट्रोकेमिकल को बिलोंग करता है, एंड 251 to 500 जो है ये आपके अपैरल वाले डिवीज़न को बिलोंग करता है। ठीक, अब मान लो कि ओपनिंग जो ब्लॉक है, ब्लॉक या फिर WDV जो भी आप बोलना चाहो, जो ओपनिंग ब्लॉक है वो 1000 का है। चलो 1000 CR या 1000 लाख जो भी मानना है मान लो। ठीक है, अब जब हम इसे, मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि ये WDV की कैलकुलेशन होती कैसे है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग ब्लॉक लेंगे, देन वी विल कंसीडर एसेट हमने कितना परचेज़ किया है। मान लो हमने 200 लाख का एसेट भी परचेज़ कर लिया, माइनस करेंगे जो हमारा सेल वैल्यू होगी, मनी पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल। कितना ले लिया जाए इसे, सपोज करो इसे भी 100 लाख ले लेते हैं। ठीक, और इसमें हम एक और चीज़ माइनस करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया, अभी ध्यान देना यहाँ पे 251 to 500 जो है एसेट, ये अपैरल डिवीज़न को बिलोंग करता है। ठीक, ये अपैरल डिवीज़न को एसेट जो बिलोंग करता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल जो है, इसमें जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 है। अब इस 22-23 में यहाँ पे 251 नंबर वाला एसेट आ रहा होगा, 252 सो ऑन, और यहाँ पे 500 एसेट आ रहा होगा। यहाँ पे इसकी WDV आ रही होगी, मान लो 10 लाख आ रही है इसकी WDV। एंड देन यहाँ पे पूरा का पूरा हमने डेप्रिसिएशन, अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लगाया है, सपोज़ करो 8 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया है, तो
8 लाख का डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग जो WDV होगा वो आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़। अब इस तरीके से 251 से लेकर के 500 तक के नंबर ऑफ़ एसेट का हम इस तरीके से WDV निकाल लेंगे। मतलब जो भी हमारा ओपनिंग WDV आ रहा होगा और ये आपका क्लोजिंग WDV हो गया। ओपनिंग WDV माइनस डेप्रिसिएशन एंड देन क्लोजिंग WDV। ओके, अब होगा क्या, देखो आपके पास 251 से लेके आपने 500 तक निकाल लिया। अब इस वैल्यू को अगर हमने एग्रीगेट किया तो ये आ गया, सपोज़ करो आपको 500 लाख आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 500 लाख लेस कर देंगे। अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, 1000 + 200 1200 1100 16। ठीक, ये आपके पास आ गया 1600 लाख। सॉरी, यहाँ पे 1600 नहीं, यहाँ पे 600 है। मैंने गलती से ये कुछ उल्टा कैलकुलेशन कर दिया था। दिस इज़ 600 लाख, राइट। अब देखो हुआ क्या, अब ये जो आपका 500 लाख निकल के आया, ये आपकी दिस विल बी कंसिडर्ड WDV फॉर डेप्रिसिएबल एसेट फॉर द अप्रैल डिवीज़न। या आपके अप्रैल डिवीज़न का निकल के आ गया, जो आपकी नेटवर्थ में कैलकुलेट होगा। जब आप नेटवर्थ निकालेंगे उसमें जब आप डेप्रिसिएबल एसेट की जो वैल्यू लिखेंगे वो आप 500 लाख लिखेंगे। और जो 600 लाख हुआ, ये 600 लाख, मान लो कि रिलायंस थी, उसके पास 2 डिवीज़न था, तो अप्रैल तो उसने हटा दिया, बट अभी भी उसके पास एक डिवीज़न बचता है पेट्रोकेमिकल वाला। तो पेट्रोकेमिकल के लिए जो डेप्रिसिएबल एसेट है उसकी वैल्यू 600 लाख हो गई। अब वो 600 लाख, अब वो फर्दर आने वाले सालों में या फिर करंट ईयर में जो है 600 लाख पे डिवीज़न डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी। और अप्रैल डिवीज़न जो है वो 500 लाख अपना नेटवर्थ में कंसिडर करेगा और फर्दर जो है वो 500 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो इस तरीके से ये आपका एक सिंपल कैलकुलेशन था, बहुत हार्ड भी नहीं है, एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें कि हम WDV निकालना सीखते हैं कि हम नेटवर्थ के लिए डेप्रिसिएबल एसेट की WDV कैसे निकालेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको इसी में एक चीज़ और सिखा देती हूँ। सपोज दिस 1000 1200 माइनस 100, दिस बिकम्स 1100। देखो मैंने आपको बोला अगर आप इतनी तक की कैलकुलेशन करो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अगर आप यहाँ तक की कैलकुलेशन करो, यहाँ तक की कैलकुलेशन, तो 1000 + 200 1200 माइनस 100 1100। अब सपोज़ करो हम यहाँ पे जो WDV है वो निकाल रहे होते फॉर द एसेट बिलोंगिंग टू अप्रैल डिवीज़न। अभी तो हमारे पास 500 वैल्यू निकल के आई है, बट सपोज़ करो कि अगर ये वैल्यू 1200 निकल के आती, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि 1200 निकल के आती, देन ये जो 500 वैल्यू जो हमने यहाँ पे असाइन करी, इसको वी शुड हैव रेस्ट्रिक्टेड इट अप टू 1100 रुपीज़। मतलब कि जो नेटवर्थ में WDV असाइन होती अप्रैल डिवीज़न को, वो सिर्फ 1200 रुपीज़ असाइन होती। सॉरी, यहाँ पे सॉरी, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ये 1200 रुपीज़ ही, मान लो मेरे नए एग्जाम्पल में ये 1200 रुपीज़ निकल के आया। पहले ये 500 रुपीज़ निकल के आया था, अब ये 1200 रुपीज़ निकल के आया। अब ये जो यहाँ तक की कैलकुलेशन है, यह हमारे पास 1100 रुपीज़ है। नाउ एज़ पर कैलकुलेशन जो हमें लेस करना चाहिए वो 1200 रुपीज़ लेस करना चाहिए। बट यहाँ पे सिंस ये अमाउंट ज़्यादा हो जाता है हमारे रिमेनिंग एसेट की वैल्यू से भी, जो भी WDV निकल के आती है उससे भी ज़्यादा हमारा ये अमाउंट निकल के आ जाता है, तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रेस्ट्रिक्ट कहाँ तक कर देते हैं, जो भी हमारी ये वैल्यू निकल के आ रही होगी ना, दैट इज़ 1100 रुपीज़, हम इसको 1100 तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारी नील वैल्यू आ जाएगी। तो अब नील वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने बताया था आपको कि रिलायंस के पास 2 डिवीज़न थे, एक अप्रैल था और दूसरा था पेट्रोकेमिकल। अब अप्रैल को जो है ये वाली वैल्यू जो 500 है, अगर यहाँ पे 1100 है तो यही वाली वैल्यू अप्रैल को जाएगी। जब इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या नेटवर्थ कैलकुलेट होगा तो यही वैल्यू 1100 चली जाएगी। बट फॉर पेट्रोकेमिकल अब ये होता है कि पेट्रोकेमिकल के पास कितने एसेट बचे, तो यहाँ पे नील वैल्यू आ जाएगी। अब डेप्रिसिएशन नहीं गेन कर पाएगा और यहाँ पे 1100 पे फॉर 1100 विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ एज वेल एज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फर्दर। ये आपको चीज़ एक एडिशनल पॉइंट से समझ में आ गया। ये कोई हार्ड नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है, हाँ, बट एक बार करने में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए।
आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे पास और क्या क्या रहता है सेक्शन 50B, दैट इज स्लम सेल में। या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको एग्रीमेंट होगा, आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल होगा उसी ईयर में जिस ईयर में आपको स्लम सेल हुआ है। नेचर ऑफ कैपिटल गेन भी मैंने आपको बता दिया। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, सपोज करो अपैरल है, अपैरल डिवीज़न हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। नाउ दिस अपैरल डिवीज़न के पास हो सकता है स्टॉक हैवी अमाउंट में पड़ा हो, ठीक है। तो ये स्टॉक भी तो ट्रांसफ़र होता है, जब हम ये एसेट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो ये स्टॉक भी तो ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑन WDV। तो सिंस ये स्टॉक है, अब एओ हो सकता है ये बोल देना कि आपने स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया तो अब तो मैं आपके ऊपर PGBP का भी वो लगा दूंगा, PGBP का प्रोविज़न लगा दूंगा और इसकी जो है इनकम जो है आपकी PGBP में टैक्सेबल हो जाएगी। तो लॉ ने पहले ही बोल रखा है कि दो स्टॉक हैज़ बिन ट्रांसफर्ड स्टिल PGBP में आपका कोई अमाउंट नहीं जाएगा। एक ये पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं बताया था। आगे मैं और देख लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया। फेयर मार्केट वैल्यू हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन आपके पास दो चीज़ें चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर नॉर्मल प्रोविज़न हम पढ़ें तो हम इंडेक्सेशन करते हैं, वी डू इंडेक्सेशन। यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। आपका जो नेटवर्थ निकल के आया दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इसमें कोई भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। ओके, एंड कैपिटल गेन मैंने आपको पढ़ा दिया। स्लम सेल कंसिडरेशन, या अभी एक चीज़ इसमें रहता है, जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन चेक कि अगर कुछ रहता तो नहीं है इसके अलावा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट अपना देख लेते हैं। देखो, स्लम सेल में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक जैसे मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका हो चुका है, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये नोट डाउन कर लो कि जैसे ये होता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है या फिर अनअब्जॉर्ब लॉसेस होते हैं, उनका कैरी फॉरवर्ड अंडर स्लम सेल अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं और उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस वाज वन पॉइंट। और अब हम बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे ये हमने देख लिया है। FVC अब हमें देखना है। इसमें हमारा स्लम सेल का प्रोविज़न दो मेथड बताता है, एक को बोलते हैं हम FMV1 और दूसरे को बोलते हैं हम FMV2, फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड फेयर मार्केट वैल्यू 2। तो हम सबसे पहले जो है रूल 11 UAE डिस्कस करने वाले हैं। रूल 11 UAE, सबसे पहले हम FMV1 डिस्कस करने वाले हैं, फेयर मार्केट वैल्यू 1। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, थोड़ा सा इसको कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में एक और रूल बताया था 11 UA, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये दोनों सेम है, नहीं, काफ़ी जगह पे आपको डिफरेंस दिखेंगे। ये दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। 56 to 10 के लिए मैंने आपको बताया था, 56 to 7B के लिए मैंने आपको बताया था, बट 11 UAE इज यूज्ड फॉर योर स्लम सेल कंसिडरेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि दोनों ही सेपरेट है। मे बी साउंड करे कि ऐसा कि सेम ही है, बट ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा FMV1 कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, A + B + C + D - L। अब A का मतलब जान लेते हैं। A क्या होता है? A होता है बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन है, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क। मैं आपको आर्टिस्टिक वर्क का जो मतलब है ऑलरेडी 11 UA में समझा चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। अगर भूल गए हो आप तो जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह को आर्टिस्टिक वर्क बोलते थे, 11 UA एक बार जाके फिर से देखो टू अंडरस्टैंड कि आर्टिस्टिक वर्क होते क्या हैं। सो एक्सेप्ट हम यहाँ पे हटाते हैं ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी,
अब देखो, इसके अलावा ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा हो सकता है आपके बैलेंस शीट में फर्नीचर आ रहा हो, कार आ रही हो, कोई प्लांट एंड मशीनरी आ रहा हो, क्योंकि ये सब यहाँ पे तो मेंशन नहीं है। इन एसेट की जो भी बुक वैल्यू आ रही होगी, दैट बुक वैल्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर योर 11 यूएई कैलकुलेशन। जब हम सेल्स कंसिडरेशन डिसाइड कर रहे होंगे तो इन सारे एसेट की बुक वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड। बी जो है वो हमारा बोलता है ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क के बारे में। ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए जो है वो आपको ये बोला जाता है कि अगर इस दोनों एसेट को हम ओपन मार्केट में सेल करें तो जो भी ये वैल्यू ले करके आएंगे ना, वही वैल्यू जो है हम बी पॉइंट को, इस बी को हम असाइन करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ FVC अंडर रूल UAE। अब आपका सी पॉइंट देख लेते हैं, सी पॉइंट क्या बोलते हैं। सी जो है वो आपका डील करता है शेयर्स एंड सिक्योरिटी से, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने 11 UA में जो भी शेयर्स एंड सिक्योरिटी के रूल पढ़े थे वही आपका यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। डी जो है वो आपको डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से। इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे भी बात आती है, आपको पता है कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी। आगे आपका है एल। एल मीन्स लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी अगर आप बैलेंस शीट यहाँ पे अपने माइंड में इमेजिन करो तो यहाँ पे आपके पास शेयर कैपिटल हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इस लायबिलिटी में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसको समझने के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे उसके अलावा हम बाकी सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें से आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि शेयर कैपिटल हम इंक्लूड नहीं करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमने कोई अमाउंट सेट अपार्ट किया है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर के लिए, तो फिर उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई यहाँ पे सपोज़ करो प्रोविज़न बना रखा है, आपने, अगर आपको याद होगा तो ये हमने 11 UA में भी पढ़ा था। अगर कोई प्रोविज़न बनाया है फॉर अर्न ए सर्टेन लायबिलिटी, जिसका अमाउंट मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें फ्यूचर में देना पड़ेगा या नहीं, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, जो यहाँ पे कोई ऐसी लायबिलिटी जो कंटीजेंट है बट आपने इसको बैलेंस शीट में दिखा रखा है। वैसे तो कंटीजेंट लायबिलिटी को हम नोट में दिखाते हैं, बट अगर आपने यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा रहा है तो उसको भी हम लायबिलिटी में, जब यहाँ पे अपनी हम एल निकाल रहे होंगे तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। रिमेनिंग ऑल वी विल कंसीडर, और उसको डिडक्ट कर देंगे एसेट माइनस लायबिलिटी से। और ये जो है हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पर मेथड 1 निकल के आता है। अच्छा देखो, एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस तो मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी अमाउंट जो है वो अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स है या फिर इनकम टैक्स पेड, अगर ऐसा कोई भी लायबिलिटी साइड में अगर अमाउंट आ रहा है तो हम इसे कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये ट्रांसफ़र ही नहीं होते। सिंपल सी एक बात होती है कि एसेट माइनस लायबिलिटी की बात होती है, और जब हम असाइन कर रहे होते हैं इन चीज़ों को हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि रिजर्व हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते हैं अपने स्लम सेल में, हम शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते अपने स्लम सेल में। तो आपको याद नहीं करना है, एक लॉजिक लगाना है कि हम क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि लायबिलिटी में क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। सो दिस वॉज योर कैलकुलेशन ऑफ FMV1। अब हम FMV2 की बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं FMV2 के बारे में। चलो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि एक सेकंड, पेन का कलर ये चेंज कर लेती हूँ। सी FMV2 में जो है बेसिक जो एम्फेसिस है वो दिया जाता है फेयर मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। पहला जो पॉइंट बोलता है FMV2 का, वो बोलता है अगर इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूले से जाएँ तो E + F + G + H, ठीक है। ई जो है वो बोलता है कि अगर आपको कुछ पैसे मिले हैं, अगर आपको कुछ मनी मिले हैं, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिले हैं, तो आप उसको ले लेना। दूसरा बोलता है एफ जो है वो बोलता है 11 UA में जो एसेट मेंशन है, अगर उनमें से कोई भी एसेट या सारे ही एसेट अगर आपके इस स्लम सेल में हैं तो उन एसेट को उसी मेथड से वैल्यूएशन करना जो 11 UA में मेंशन हो, और वही वैल्यू जो है उनको असाइन करना। थर्ड पॉइंट है हमारा जी का। जी बोलता है अदरवाइज जो 11 UA में एसेट मेंशन है
उसके अलावा अगर कोई अदरवाइज एसेट है तो वो उसको सेल करने पे, ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल, उसको सेल करने पे जो भी मार्केट में वैल्यू निकल के आए वही वैल्यू जी को असाइन करना। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा। अब 11UA में जो है आपने एक चीज़ देखा था कि हर जगह लिखा हुआ था एक फेयर मार्केट वैल्यू, रुक जाओ एक सेकंड, 11UA में जो है हर जगह जो है वैल्यूएशन डेट लिखा हुआ था, और वैल्यूएशन डेट की जगह जब हम EFGH को कैलकुलेट करेंगे, यानी जब स्लम सेल को कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यूएशन डेट की जगह हम उसको स्लम सेल वाली डेट को कंसिडर कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक स्लम सेल। एक बार मैं बुक में जाके आपको दिखा देती हूँ कि लिखा क्या हुआ है, मैं पढ़ने वाली ऑब्वियसली नहीं हूँ। सी सेक्शन 50B सेक्शन 50B ये जो है आपका स्लम सेल को डिनोट करते हैं। स्लम सेल का मतलब बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ वन या मोर देन वन अंडरटेकिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाय एनी मीन्स, इसका भी मतलब मैंने आपको बता दिया है कि पहले एनी मीन्स नहीं था, अब आप कुछ भी करते हैं, कैश मिल रहा हो, कोई अदर यूनिट मिल रही हो, तो सारी ही चीज़ें अब स्लम सेल में कंसिडर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर आप चाहे स्लम सेल करना या फिर ना करना SSC के ऊपर डिपेंड करता है। अगर SSC चाहे तो वो इंडिविजुअल एसेट को वैल्यू असाइन करके भी सेल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसे स्लम सेल लेना ही है, वो ऑप्शन ऑफ द SSC है। वो अगर चाहे कि नहीं मुझे इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू असाइन करके और तब सेल करना है, तो वो भी कर सकता है। डेट डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट की दो पार्टी कैसे एग्री कर रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे नोट है जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की बात करता है कि आप वैल्यू नहीं असाइन करेंगे, बट रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होगा, मैंने आपको 36 मंथ का प्रोविज़न बता दिया। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो आपका वही होता है, जो आपका नेटवर्थ निकल के आता है वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माना जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि 11UAE में आपको दो मेथड मेंशन है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है FMV1 जिसमें A + B + C + D - L होता है, एंड देन यू हैव FMV2 जिसमें EFGH होता है। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया है, सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि हमने बुक की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैंने आपको बोला 1 महीने पहले, ड्यू डेट के 1 महीने पहले आपको CA का रिपोर्ट भी दिखाना पड़ता है। नेटवर्थ का मतलब समझाया गया है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ अंडरटेकिंग डिवीज़न का मतलब समझाया गया है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हमारा यहाँ पे नया टॉपिक शुरू हो जाता है, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम, बट अभी हम इसको नहीं करते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अगर टाइम बचेगा तो ऑब्वियसली वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स इट, बट मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आपको ये करा दूँ, एडवांस मनी फॉरफिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले एडवांस मनी फॉरफिटेड की बात कर लेते हैं। आओ, अब जैसे मेरा जो भी पढ़ाने का स्टाइल है मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगी। आई विल नॉट रीड इट थ्रू आउट द बुक, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी इधर से और तब समझाऊँगी। सो अब हम एडवांस मनी फॉरफिटेड की बात करने वाले हैं। देखो, देखो होता क्या है, ये केस दोनों साइड से हो सकता है, ईदर बाय द बायर और डिफ़ॉल्ट कर सकता है सेलर भी। तो सबसे पहले हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि बायर है और बायर ने, हो सकता है कि सपोज़ करो कि एक ए है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, यहाँ पे सेल एग्रीमेंट हुआ जिसमें मिस्टर ए जो है ये बायर हैं और ये सेलर है। अब देखो हुआ क्या, जो प्रॉपर्टी थी वो 50 लाख की थी, 5 लाख रुपीज़ बायर ने क्या किया, एडवांस दे दिया था। अब बायर जो है डिफ़ॉल्ट कर जाता है, बायर बोलता है किसी रीज़न से कि बाकी जो 45 लाख रुपीज़ है उसको मैं पे नहीं कर पाऊँगा, और ये जो एग्रीमेंट है इसको हम हटा देते हैं, नल एंड वॉइड कर देते हैं। अब सेलर जो है
सिंस कहीं पे भी आपने देखा होगा नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी आप अमाउंट एडवांस देते हो और अगर आप बायर हो, अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको वो पैसे वापस नहीं होते, उसका कोई रिफ़ंड की पॉलिसी नहीं होती है। मैक्सिमम जगहों पे तो मैंने यही देखा है कि रिफ़ंड नहीं करते वो लोग, फॉरफिट कर लेते हैं। अब जब सेलर ने इसे फॉरफिट कर लिया तो यहाँ पे लॉ सिर्फ यही बोलता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेलर मतलब मिस्टर बी को जो है अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 5 लाख रुपीज़ दिखाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर। जैसे मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं, ए है और बी है, सेल करने का एक एग्रीमेंट हुआ है, वैल्यू 50 लाख रुपए की है और मान लो मिस्टर ए ने 5 लाख रुपीज़ दिया था। अब हुआ क्या, अब बी ने कहा कि भाई मैं इस अग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, मैं ये प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाऊँगा ड्यू टू XYZ, कोई भी रीज़न वो मेंशन कर सकते हैं। अब जब इन्होंने ये कहा तो एग्रीमेंट में जनरली ये भी लिखा होता है कि अगर कोई पार्टी मना करती है तो फिर क्या होगा। इसने 5 लाख रुपए दिए थे और अगर बी जो है ये बोल रहा है कि मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा तो इसको कुछ सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा ए को। सपोज़ बी ने 20 लाख रुपीज़ पे किए, अपना जो डिफ़ॉल्ट किया उसकी वजह से 20 लाख रुपीज़ पे किए। अब ये कैसे ट्रीटमेंट होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इसके लिए बोला गया है कि यहाँ पे कैपिटल गेन लग जाएगा। जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो 20 लाख रुपीज़ होगा ए के लिए, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो 5 लाख रुपीज़ होगा। 15 लाख रुपीज़ जो है कैपिटल गेन लग जाएगा। लॉ में ये कहा कि जब आप गिविंग अप द राइट टू क्लेम ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट। जब आप ये मना कर रहे हैं ना कि अब मैं ये कर नहीं पाऊँगा, बी जब ये मना कर रहा है कि मैं ये प्रॉमिस नहीं फुलफ़िल कर पाऊँगा, तो यहाँ पे रिलिंक्विशमेंट का पॉइंट, और आपको याद होगा कि रिलिंक्विशमेंट ट्रांसफ़र के डिफिनेशन में कवर होता है, तो रिलिंक्विशमेंट लग जाता है। इसकी वजह से कैपिटल गेन का प्रोविज़न लग जाएगा और ये अमाउंट जो है टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये था आपका एडवांस मनी फॉरफिटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर एज वेल एज सेलर। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने कवर कर लिया। बट यस, आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।